अमेरिकी संसद का ये संयुक्त सत्र है। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में उनका असल में दूसरा संबोधन होगा। ये आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन ये दूसरा संबोधन होगा। इसके पहले भी वो संबोधित कर चुके हैं जॉइंट सेशन को। इससे पहले भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस पूरी मुलाकात को, इस पूरे दौरे को एक ट्रांसफॉर्मेशनल दौरा कहा जा रहा है, क्योंकि रिश्ते तो अच्छे हैं, लेकिन अब आगे जो है उसमें क्या है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। हमारे साथ प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा हैं, फाउंडर चेयरपर्सन हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो पैसिफिक स्टडीज के। सुरेंद्र कुमार हैं हमारे साथ, पूर्व राजदूत हैं। सबसे पहले हम प्रोफेसर चिंतामणि आपसे हम जानना चाहेंगे, एक अहम समझौता अनाउंस हो चुका है और भी कई जो हैं वो पाइपलाइन में है बताया जा रहा है, चाहे वो प्रेडेटर ड्रोन्स की हों या फिर और भी कुछ इस तरह के समझौते हैं। करीब 11 समझौते माना जा रहा है कि इस पर मिलिट्री वाले कम से कम होंगे। इसके अलावा भी कई ICET के क्षेत्र में होने हैं। तो एक तरह से ये एक दिशा जो है वो तय कर रहा है, ये जो दौरा है, ये जो बातचीत है दोनों देशों के बीच। करेक्ट। ये जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, इसमें सिंबॉलिज्म भी है और सब्सटैंटिव कोऑपरेशन भी देखने को लिए मिलता है। जैसे आपने अभी भी बताया, जेट इंजन इंडिया में बनेगा, कोर प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट शुरुआत हो रहा है एंड इन ए वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट शुरुआत हो रहा है। तो आपने जो कहा अभी 10-11 एग्रीमेंट साइन होने वाले हैं या MOU साइन होने वाले हैं, ये दर्शाता है कि PM मोदी का विजिट एक सब्सटैंटिव विजिट है। बट इसमें ये भी देखने को मिलता है कि ये प्योर ट्रेड इन्वेस्टमेंट हाई प्रायोरिटी एरिया नहीं है, मगर डिफेंस इकोनॉमिक्स है एंड IT सेक्टर में भी, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स भी है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अभी जो विजिट है, अभी जो एग्रीमेंट साइन किए हैं, प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं भी जाते साइन हो सकता था, मगर प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं इसीलिए कि पूरे विश्व में जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, जो जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं, उसी समय में भारत का प्रधानमंत्री और अमेरिका का प्रेसिडेंट आमने सामने बैठ के बात करना वो महत्वपूर्ण है। क्या बात करेंगे किसी को मालूम नहीं है, क्या क्या साइन होगा आपको मालूम है, मुझे मालूम है। तो मुझे ये मानना है कि जब एक युद्ध चल रहा है यूक्रेन में और इस तरफ चाइना का जो एक एग्रेसिव एंड असर्टिव बिहेवियर चल रहा है, तो विश्व में एक अस्थिरता है। वो अस्थिरता को संभालने के लिए भारत एक इमर्जिंग पावर है और अमेरिका ये देखता है कि भारत के साथ अगर इस रिलेशनशिप काफी दृढ़ हो, काफी स्ट्रांग हो, तो विश्व स्तर में स्टेबिलिटी लाना, इंडो पैसिफिक में पीस और स्टेबिलिटी लाना बहुत आसान हो जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विजिट है प्राइम मिनिस्टर का। सुरेंद्र कुमार भी हमारे साथ हैं, पूर्व राजदूत हैं। सुरेंद्र कुमार जी, जैसा अभी प्रोफेसर चिंतामणि ने कहा कि बेहद अहम है ये, खासकर डिफेंस सेक्टर को लेकर। यहाँ पर एक सवाल बार बार जो उठ रहा है, जिस पर चर्चा काफी हो रही है, वो ये कि रूस के लिए, रूस से रिश्तों के लिए इसका क्या मतलब है। एक हम जो जानकारी निकल कर आ रही है कि वहाँ से जो कंसाइनमेंट्स आने थे, जो रक्षा उपकरण या जो एडिशनल जो पार्ट पुर्जे आने थे, उनमें अब देरी होनी शुरू हो गई है। क्या एक वजह या ये है, क्या इसका असर रूस के साथ रिश्तों पर पड़ेगा, जो काफ़ी जब पूछा जाता है तो कहा जाता है इस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन एक प्रैक्टिकल असर तो अभी भी पड़ रहा है। देखिए, अभी आप कहते हैं जंपिंग द गन, अभी वो हालत बाद में आएगी। पहले आपने बताया है औपचारिक रूप से घोषणा हो जाए कि हाँ साइन हो गए, तो GE जेट इंजन का साइन होना और आप कह रहे हैं ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट साइन होना, ये बहुत ही अहम बात है कि हमारी जो ये इतना इम्पोर्टेंट होगा जितना सिविल न्यूक्लियर डील। हमारे बायलैटरल रिलेशन में हमारे जो रिश्ते हैं उसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि देखिए, विश्व में केवल 4 कंट्री ऐसी होंगी जहां पे जेट इंजन बने, इंडिया उसमें एक होगी, जो बहुत बड़ी बात। जहां तक रूस की बात करें आप, यूक्रेन का वार हुआ जब से 1 साल के अंदर अमेरिकन सैंक्शन की वजह से रूस से जो हमारे आयात होते हैं डिफेंस को, उसमें काफी अड़चने आ रही हैं, क्योंकि रूस की टेक्नोलॉजी में उन सैंक्शन से इफेक्ट पड़ता है। इस जेट इंजन के साइन न होने से पहले हमको कई महीनों से काफी डिफिकल्टी हो रही कि रूस को सैंक्शन की वजह से वो इस पे पार्ट नहीं सप्लाई कर पा रहे, वो नहीं सब। वैसे भी आपने पिछले 4-5 सालों में हमने काफी डाइवर्सिफाई किया है। हम रूस से भी लेते हैं, पहले एक जमाने में 70% आता था, अब आप अपने डिफेंस एक्सपर्ट पूछे, रूस का जो है हिस्सा घट करके 45% आ गया। 100 में से 45, 70 नहीं है। अब हम फ्रांस से लेते हैं, हम साउथ अफ्रीका से लेते हैं, हम इजराइल से लेते हैं, हम ब्रिटेन से लेते हैं, डाइवर्सिफाई कर रहा है।
आत्मनिर्भर भारत की जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, उसमें जेट इंजन की टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर बड़ी बात है। आज ये मान के चलना चाहिए कि हमारे रिश्तों में पहले बेसिक ट्रेड होता था, हमने सामान खरीदा, उन्होंने बेचा, वो नहीं। आज जो देखा होगा आपने, 1 महीने के अंदर उनके डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन यहाँ पे आए, उनके डिफेंस एडवाइजर NSA सलीवान यहाँ पे आए, हमारे डोवल साहब वहां पे गए, 2 बात हुई। जो उनके दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वजह से हुआ था कि आई सेड इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये हमारी रिलेशंस को पूरा डायरेक्ट करे। इसके अंदर जो तमाम फील्ड है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, डिफेंस प्रोडक्शन भी है, सेमीकंडक्टर्स भी है, और स्पेस रिसर्च भी है। तो मैं सोचता हूँ इसको पूरे उसके अंदर देखना चाहिए कि ये सब इस बात का संकेत करते हैं कि अमेरिका हिंदुस्तान के साथ बहुत ही अच्छे संबंध बनाना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि भारत एक उभरता हुआ देश न रहे, बल्कि एक बड़ा ही शक्तिशाली देश बने। बिल्कुल सर, इस वक्त हमारे साथ वंदना जिंगन भी जुड़ रही हैं, मिडवेस्ट ब्यूरो चीफ हैं, टीवी एशिया की वॉशिंगटन में हैं। वंदना जी, आप अभी व्हाइट हाउस की तरफ जा रही हैं और ऐसा हमें बताया जा रहा है, लेकिन जो अभी वहां पर से रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी वहां पर बायलैटरल टॉक्स होंगे, लेकिन उसके पहले जीई ने अनाउंस कर दिया है जो MOU है, इसके अलावा भी कई समझौते होने हैं। तो किस तरह का और वहां से उम्मीद हम कर सकते हैं इसमें ICT क्षेत्र में, और क्या मूड क्या है खासकर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर? देखिए कादम्बरी, नमस्कार भारत के दर्शकों को। एंड आप देखिए, अभी वॉशिंगटन में आपको कैमरा अगर रिव्यू करा उल्टा करके दिखा सकूं तो ये सब जगह आपको जो है मतलब लगेगा कि आप अमेरिका और भारत इकट्ठा ही चल रहा है। यू कैन सी दिस इज वेरी प्राउड मोमेंट। ये बहुत गर्व की बात है, मीन्स लाइक कि भारत जो एक विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, और उसके प्रधानमंत्री जो हमारे सबके माननीय मोदी जी को जिस तरह से दिया जा रहा है, I wish I could show you the street. You can just see flags, India, USA and Washington DC flags all over. That is called the victory of the people of the diaspora. When you talk about, आपने मुझसे पूछा कि इकोनॉमी की जो बात हो रही है, मोदी जी जब से लैंड किए हैं न्यूयॉर्क में, उन्होंने मीटिंग्स शुरू कर दिया। उसके बाद में UN में योग डे किया, कल 24 घंटे पहले की बात है। कल जब दोपहर से वो यहाँ आए हैं, उनकी मीटिंग्स चल रही हैं, और आज भी ये अभी का जो कार्यक्रम है ये व्हाइट हाउस में रखा है। विल बी सेंडिंग यू सम ग्लिम्पसेस, आप देख पाएंगे। और उसमें जो है डायस्पोरा 5000, ये दूसरी बार सिर्फ हो रहा है। एक बार पहले ही हुआ था जब पोप आए थे, दे ओपनड इट फॉर द पीपल, एंड दिस इज फॉर द सेकंड टाइम दिस इज हैपनिंग इन द साउथ लॉन ऑफ व्हाइट हाउस। सो ये जो है गौरवान्वित करने की बात है। एलन मस्क से उनकी मीटिंग हुई है, और भी बहुत मीटिंग्स तो चलेंगी, and then we will be seeing and following up, the results will be following up, that is what I just want to conclude that. जी, बहुत शुक्रिया आपका वंदना जी हमसे बातचीत करने के लिए। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, खंडेराव कांड प्रेसिडेंट हैं फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज के। कांड साहब, वहाँ पर जो डायस्पोरा है काफ़ी उत्साहित नज़र आता है जब भी PM वहाँ पर जाते हैं, लेकिन एक धारा ऐसा भी है जो बार बार विरोध भी करता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा है कि हिस्टोरिक अनपैरेलल ऐसा इंसिडेंस है। अभी का जो वातावरण है अभूतपूर्व है। अभी मैं वॉशिंगटन DC में हूँ, और करीबन USA के सभी राज्यों से जो कम्युनिटी लीडर्स है वो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं व्हाइट हाउस में। अभी जो साउथ लॉन में जो गैदरिंग होने वाला है वो बहुत ही बड़ा है। ऐसा है कि 7000 जो कम्युनिटी लीडर्स बोल सकते हैं, ये पूरे अमेरिका से आ रहे हैं, एंड बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से है, प्रोफेशन से है, जैसे डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, IT प्रोफेशनल्स है, होटल ओनर्स वगैरह, ऐसे कई, और स्टूडेंट्स, ऐसे इसमें 7000 लोगों का अभूतपूर्व है। ऐसा व्हाइट हाउस में ऐसा नहीं होता है कभी। अच्छा। तो इतना बहुत बड़ा ऐसा इसमें, तो इस मात्रा में आपका जो विरोध है, जो मैंने अभी तक देखा है, तो 10-15 से कुछ ज्यादा ऐसा दिखते नहीं है। तो माइनॉरिटी बहुत स्मॉल नंबर में ऐसा होता है। तो आई डोंट थिंक दैट वी शुड पे मच अटेंशन टू दैट।
आपने कहा कि आमतौर पर ऐसा नज़ारा व्हाइट हाउस में दिखता नहीं है। शायद ये भी वजह है कि इंडियन डायस्पोरा वहाँ बड़ी संख्या में है और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल भी है, अपनी मेहनत से काफ़ी वहाँ पर अच्छा वहाँ पर किया है, सक्सेसफुल रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ करीबन 4.5 मिलियन पॉपुलेशन है इंडियन अमेरिकन का, और सभी क्षेत्रों में है। टेक्नोलॉजी में तो अभी है, होटल ओनर्स का सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन और ओनरशिप है इंडियन का है। डॉक्टर्स जो है कभी बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। सिमिलरली जो बहुत सारे अदर बिजनेसेस में है, एकेडमिशियंस बहुत कभी है। और लास्ट कुछ सालों में पॉलिटिकल एंगेजमेंट बहुत बढ़ रहा है, जैसे कि फाउंडेशन फॉर इंडिया इंडियन डायस्पोरा स्टडी कुछ महीने बाद हमने एडवोकेसी समिट की। कांग्रेस में 75 कांग्रेसनल ऑफिसेस में हम मिले, अपने अपने विषय वगैरह रखे। उसी इस अभी 5 अपने भारतीय ओरिजिन के जो इलेक्टेड ऑफिसर्स है से है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगर देखें तो अभी 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है भारतीय वंश के है। बिल्कुल। वाइस अभी के इसमें से वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी भारतीय वंश का है अभी एग्जिस्टिंग इसमें। एडमिनिस्ट्रेशन में 20 से अधिक जो अपॉइंटीज है अपने से है। तो ऐसा देखा तो पहले सिर्फ अपना प्रोफेशन इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता था, बिजनेसेस में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। अभी सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट बढ़ा है, पॉपुलेशन बढ़ा है। कई कई क्षेत्रों में जहाँ इलेक्शन डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन में जो महत्वपूर्ण आता है, टफ रेस होते हैं, वहाँ अपना पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट होता है। 2-3% अगर हो सकते हैं वहाँ, तो हम रिजल्ट में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो कई मात्रा में भारतीय वंश के जो लोग हैं यशस्वी भी है, उसी तरह अभी पॉलिटिकली एक्टिव भी है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। और अमेरिका का जो सिस्टम है, जो लोकतंत्र है, उसकी भी दाद देनी होगी कि डायस्पोरा के लोगों को भी इतना मौका मिल रहा है और इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका खंडेराव कंड हमसे बात करने के लिए। और भारत और भारतीय जहां भी रहें वहां शानदार काम करते रहें, यही हमारी उम्मीद है।